नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ सुमित शर्मा। न्यूज रूम से मेरे सहयोगी पुनीत भी जुड़े हुए हैं। कुछ खास खबरों के लिए उनके पास भी हम चलेंगे, लेकिन उससे पहले बड़ी खबर मैं आपको दे दूं। बीजेपी सांसद प्रज्ञा सिंह ठाकुर ने एक बड़ा बयान दिया है। हिंदू समुदाय है कि अपने घरों में हथियार रखो, कम से कम सब्जियां काटने के लिए चाकू तेज रखो, पता नहीं क्या स्थिति पैदा हो जाए। प्रज्ञा सिंह ठाकुर का ये कहना है। और आगे वो कहती हैं, कोई हमारे घर में घुसपैठ करता है, हमला करता है तो मुंहतोड़ जवाब देना हमारा अधिकार है। भोपाल सांसद ने कर्नाटक में यह बयान दिया। घर में हथियार रखो, कुछ नहीं तो सब्जी काटने वाला चाकू जरा तेज रखो। स्पष्ट बोल रही हूं, स्पष्ट बोल रही हूं कि हमारे घरों में भी सब्जी काटने के लिए हथियार तेज होना चाहिए। उन्होंने चाकू से हमारे हर्षा को गोदा था, उन्होंने चाकू से हमारे वीरों को, हिंदू वीरों को, बजरंग दल के कार्यकर्ता, भाजपा के कार्यकर्ता, युवा मोर्चा के कार्यकर्ताओं को गोदा है, काटा है। तो हम भी सब्जी काटने वाले चाकुओं को जरा तेज रख लें, पता नहीं कब कैसा मौका आए। तो जब हमारा सब्जी अच्छे से कटेगी तो निश्चित रूप से दुश्मनों के मुंह भी और सिर भी अच्छे से कट अपने। तो कर्नाटक पहुंची हुई थी भोपाल सांसद प्रज्ञा सिंह ठाकुर। एक सभा को संबोधित करते हुए, कार्यक्रम को संबोधित करते हुए उन्होंने कुछ बड़ी बातें कही। हिंदू समाज से अपने घरों में, हिंदू समाज के लोगों से अपने घरों में हथियार रखने की अपील की। कहा कि अपने घरों में हथियार रखो, कम से कम सब्जियां काटने के लिए चाकू तेज रखो, पता नहीं क्या हालात, कैसे हालात पैदा हो जाएं। कोई हमारे घर में घुसपैठ करता है, हमला करता है तो उसको जवाब देना हमारा अधिकार है। चलिए, अधिक चर्चा के लिए हम सीधे भोपाल का रुख करेंगे। अनुराग श्रीवास्तव जुड़ गए हमारे साथ लाइव। अनुराग, अपने बयानों को लेकर, अपने तीखे तेवरों को लेकर प्रज्ञा सिंह ठाकुर चर्चाओं में रहती हैं, और कर्नाटक में जो उन्होंने बयान दिया है उससे भी एक बार फिर चर्चाओं में प्रज्ञा सिंह ठाकुर। बिल्कुल सुमित, देखिए हर बार भोपाल सांसद साध्वी प्रज्ञा सिंह ठाकुर अपने बयानों को लेकर सुर्खियों में रहती हैं, लेकिन इस बार कर्नाटक में दिए गए एक बयान सबसे ज़्यादा चर्चा में है। साध्वी प्रज्ञा सिंह ठाकुर हिंदू समुदाय के लोगों को इस बात के लिए प्रेरित कर रही हैं कि वो अपने घरों में हथियार रखें, और इसके पीछे जो वजह बताई जा रही है वो ये है कि किसी भी हिंदू समुदाय के परिवार पर कभी भी हमला हो सकता है और उसके लिए तैयारी पहले से होना चाहिए। लेकिन सवाल इसी बात को लेकर खड़ा होता है कि क्या सुरक्षा की भावना तेजी के साथ बढ़ रही है, क्या कुछ समुदाय के लोग अपने आप को असुरक्षित महसूस कर रहे हैं। ये किस तरफ भोपाल सांसद का इशारा था, लेकिन अब इसको लेकर सियासत भी गर्म होती हुई नजर आ रही है, क्योंकि कांग्रेस ने साध्वी प्रज्ञा सिंह ठाकुर के बयान पर ऐतराज जताया और सवाल पूछा है कि क्या मध्य प्रदेश सुरक्षित नहीं है या देश के लोग सुरक्षित नहीं है। इसको लेकर जवाब दिया जाना चाहिए। साथ ही कांग्रेस ये भी कह रही है कि अब इन दो महिला नेताओं को, साध्वी प्रज्ञा सिंह ठाकुर और उषा ठाकुर को, सरकार अलग से सुविधा मुहैया कराए, क्योंकि ये अपने आप को असुरक्षित महसूस कर रही हैं। तो कुल मिलाकर साध्वी प्रज्ञा सिंह ठाकुर के बयान को लेकर अब सियासत भी बढ़ती हुई नजर आ रही है। अनुराग, सियासत बढ़ती हुई नजर आ रही है, लेकिन कर्नाटक में जाकर प्रज्ञा सिंह ठाकुर का ये इस प्रकार का बयान देना, क्या ऐसा नहीं लगता कि ये एक सोची समझी तैयारी के साथ प्रज्ञा ठाकुर को वहां भेजा गया है? चुनाव आने वाले हैं, तैयारी उसी की हो रही है, क्या ऐसा लग रहा है क्या? बिल्कुल सुमित, देखिए 2019 के लोकसभा चुनाव में भोपाल सीट पर साध्वी प्रज्ञा सिंह ठाकुर को उतारकर बीजेपी ने पूरे देश में एक बड़ा संदेश देने की कोशिश की थी, और जो हिंदुत्व का उसका एजेंडा है उसको सामने लाने की कोशिश की थी। और अब कर्नाटक में चुनाव होना है, और उससे पहले साध्वी प्रज्ञा सिंह ठाकुर का कर्नाटक में जाकर हिंदुओं को लेकर इस तरीके से बड़ा बयान देना निश्चित तौर पर ये पार्टी की कोई लाइन का हिस्सा भी हो सकता है, क्योंकि चुनाव में बीजेपी की कोशिश होगी कि कर्नाटक के चुनाव में अपने वो हार्ड हिंदुत्व के चेहरे को बरकरार रखे, और जो सबसे बड़ा दाव 2019 के चुनाव में साध्वी प्रज्ञा सिंह ठाकुर के चेहरे पर चुनाव लड़कर पार्टी ने किया था, उसी चेहरे को आगे कर कर्नाटक में बीजेपी अपने
हार्ड हिंदुत्व के कार्ड को एक बार फिर पेश करने की कोशिश में हो, ये भी मुमकिन है। लेकिन साध्वी प्रज्ञा सिंह ठाकुर का भोपाल से कर्नाटक जाना और वहाँ पर एक सभा को संबोधित करते हुए इस तरीके से बयान देना साफ तौर पर बताता है कि कहीं ना कहीं कर्नाटक का चुनाव भी इस बार हिंदुत्व, हार्ड हिंदुत्व के एजेंडे पर ही बीजेपी लड़ती हुई नजर आएगी। बिल्कुल लड़ती हुई नजर आएगी और बीजेपी को पता है कि कहां, किसको, कब, कैसे इस्तेमाल करना है और यही वजह है कि साध्वी प्रज्ञा ठाकुर जो अमूमन भोपाल में कई सारे मामलों में बहुत ज्यादा कुछ बोलती नहीं या उनके बयान पर मध्य प्रदेश के बीजेपी के नेता टिप्पणी करने से बचते नजर आते हैं, अब वे कर्नाटक में जाकर इस प्रकार का बयान दे रही हैं। चुनाव आने वाले हैं, लोगों को समझदार रहना चाहिए। शुक्रिया अनुराग आपका। आगे बढ़ेंगे। भोपाल से बड़ी खबर, गुरुद्वारा के पास बार और होटल को सील करने की कार्रवाई हुई है। बार होटल को सील करने की कार्रवाई शुरू हुई। सीएम से सिख समुदाय ने शिकायत की थी। इसको लेकर शिकायत के बाद तत्काल एक्शन भी शुरू हो गया। हमीदिया रोड स्थित बार होटल पर कार्रवाई हुई। दुकान को प्रशासन खाली करवा रहा है। भोपाल में सीएम शिवराज से शिकायत के बाद एक्शन अब लिया जा रहा है। गुरुद्वारे के पास बार होटल सील हो रहा है। दुकान को अब खाली करवाया जा रहा है। अधिक जानकारी के लिए बातचीत करेंगे। भोपाल संवाददाता जितेंद्र शर्मा जुड़े हुए हैं फोन पर। जितेंद्र, लगातार हम देख रहे हैं सीएम शिवराज शिकायतों को लेकर काफी सक्रिय हैं। सिख समुदाय की शिकायत को हाथों हाथ लिया और अब एक्शन भी उस पर। बिल्कुल सुमित, अगर बात करें तो आज मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान यहाँ पहुंचे थे। गुरुद्वारा में उन्होंने माथा टेका और वीर बाल दिवस के मौके पर उन्होंने यहाँ पर सिख समाज की एक जो मांग की थी उसे सुना, क्योंकि जो गुरुद्वारे के मेन गेट पर एक बार था यहाँ पर काफी लंबे समय से चल रहा था, उसे हटाने के लिए सिख समुदाय ने एक ज्ञापन मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान को दिया था, जिसकी सुनवाई तुरंत हुई। तत्काल मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने एक्शन लेते हुए जो प्रशासन को यहाँ पर मौके पर भेजा और ये पर जो शराब का वाइन शॉप थी, जो बार था, उसे हटाया यहाँ से जा रहा है और बड़े पैमाने पर पुलिस बल मौके पर मौजूद है और इस जो है बार को खाली कराया जा रहा है। ठीक है जितेंद्र, बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी के लिए। आगे बढ़ेंगे, बात करेंगे रायपुर की। आरक्षण को लेकर कांग्रेस महारैली करेगी। 3 जनवरी को रायपुर में महारैली होगी। कांग्रेस प्रदेश कार्यकारिणी की बैठक में यह फैसला हुआ है। राजभवन में अटका है आरक्षण विधेयक। बैठक के बाद सीएम भूपेश बघेल का बयान है। कहते हैं वो कि आरक्षण मामले पर राज्यपाल लगातार बहाना ढूंढ रही हैं। प्रदेश कांग्रेस कमेटी ने तय किया है कि 3 जनवरी को एक बड़ी रैली प्रदेश कांग्रेस कमेटी के नेतृत्व में जहां निकाला जाएगा, उसको कमजोर किया जा रहा है। एक जीता जागता उदाहरण है कि विधिक सलाहकार है वो विधानसभा बड़ा हो गया और कोई अधिकार नहीं है। सारे अधिकारी मेरे इस बात पे विरोध में थे कि राज्यपाल ने जो 10 सवाल भेजे हैं उसका जवाब देना है, क्योंकि संविधान में ऐसी कोई व्यवस्था है ही नहीं। फिर भी मैंने राज्यपाल की जीत को ध्यान में रखते हुए छत्तीसगढ़ के 3.25 करोड़ जनता जो आरक्षण में, चाहे ईडब्ल्यूएस हो, पिछड़े वर्ग हो, अनुसूचित जाति हो, जनजाति, सबके लिए तो वो लागू हो जाए और कम से कम इसका जो ईगो है वो सेटिस्फाई हो जाए, इसलिए मैंने जवाब दिया। लेकिन अब फिर से वो बहाना ढूंढे, परीक्षण कराऊंगी, मतलब विधानसभा तो बड़े होगी वो। अधिक जानकारी के लिए सीधे रायपुर का रुख करेंगे। देवव्रत भगत जुड़ गए हैं लाइव हमारे साथ। देवव्रत, हम कह सकते हैं कि राज्य सरकार जो कुछ कर सकती थी आरक्षण के मसले को लेकर उसने किया। अब सब कुछ निर्भर करता है राज्यपाल पर, लेकिन अब जब बात नहीं बन रही है तो राज्य सरकार को, कांग्रेस को एक महारैली का सहारा लेना पड़ रहा है। जी, ये महारैली 3 जनवरी को निकाली जाएगी और आज जो प्रदेश कार्यकारिणी की बैठक हुई है उसमें ये बड़ा फैसला लिया गया है, क्योंकि आरक्षण का मसला अटका हुआ है राजभवन में और एक तरह से पेच राजभवन में अटका है, तो सीधे तौर पे सत्ता पक्ष और राजभवन के बीच एक रार दिखाई दे रही है। इस वक्त मेरे साथ संसदीय सचिव विकास उपाध्याय हैं, कार्यकारिणी की बैठक पे ये भी शामिल थे। क्या कुछ फैसला लिया गया और अब आरक्षण को लेकर के ये नौबत क्यों आ रही कि महारैली निकाली जाए? देखिए, कांग्रेस पार्टी का अपना स्टैंड है और जिस प्रकार से आज कांग्रेस पार्टी की बैठक हुई, शैलजा कुमारी जी जो प्रभारी हैं, अभी नई प्रभारी बनकर आई हैं,
साथ में मुख्यमंत्री साहब और प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष मोहन मरकाम जी के नेतृत्व में आज 3 तारीख को एक महारैली की जाएगी, उसका फैसला लिया गया। और सबको लोकतंत्र में अपनी बात रखने का अधिकार है और इस तरीके से इन तमाम बातों को कांग्रेस पार्टी रख रही है। और मैं समझता हूँ कि मैंने पहले भी कहा आपको, एक चीज ये देखने को मिली है कि इससे पहले जब मुख्यमंत्री का बयान आता था वो लगातार निवेदन कर रहे थे कि जो है आरक्षण विधेयक पर साइन हो जाए। इस बार के बयान में एक तल्खी दिखाई दी कि आखिर अब तक के क्यों अटक रहा है ये पूरा मसला। देखिए, मैंने पहले भी कहा लोकतंत्र में सबको अपनी बात को रखने का अधिकार है। विधानसभा में भी जिस प्रकार से प्रस्ताव हुआ, उसके बाद अब जब दूसरी बात नहीं बन रही है तो इसीलिए अपनी बात को रखने का हम पूरे प्रदेश की जो जन समूह है वो सब इकट्ठा होकर अपनी बात को रखेंगे, इसलिए इसका फैसला लिया गया। क्या ये निर्देश नई प्रदेश प्रभारी की तरफ से दिया गया कि जो है महारैली निकाली जाए या क्या समूह में? देखिए, ये तो स्वयं प्रदेश के मुख्यमंत्री जी ने ये स्टैंड लिया। तमाम जगह से बार बार ये आवाज उठ रही थी, इसलिए ये बड़ा स्टैंड लिया गया है। तो आप लोगों की क्या रणनीति रहेगी अब 3 तारीख के लिए? क्योंकि एक तरह से आप लोगों ने बड़ा ऐलान कर दिया है। आज तक इतिहास में कभी नहीं हुआ कि राजभवन में कोई मसला अटका है और राज्यपाल को लेकर के ये पूरा इस तरह की रैली निकाली जाए। मैंने पहले भी कहा, अपनी आवाज बुलंद करने का सबको अधिकार है और उसी के तौर पर ये रैली हो रही है। काफी डिप्लोमेटिक। देखिए, मैं आपको जिस नियम कानून और कायदे के साथ कांग्रेस पार्टी काम कर रही है उसी के तहत अब जब जनता के अदालत में, जनता के बीच में जनता की आवाज को उठाने का काम कांग्रेस पार्टी कर रही है। तो बिल्कुल आरक्षण का मसला अटका हुआ है। अगर 76% आरक्षण पर राज्यपाल दस्तखत कर देती हैं तो छत्तीसगढ़ वो राज्य होगा जो सबसे ज्यादा देश में आरक्षण देने वाला राज्य बनेगा। लेकिन मसला अटका है राजभवन में। अब ये देखना होगा कि राज्यपाल कब दस्तखत करेंगी, क्योंकि 3 जनवरी को तो तय हो गया है कि कांग्रेस इसको लेकर के महारैली करने जा रही है। निश्चित तौर पर मामला काफी पेचीदा हो गया है देवव्रत, और अब इस मसले पर, आरक्षण के मसले पर आने वाले समय में और क्या कुछ नया देखने को मिलेगा ये भी देखना दिलचस्प होगा। बहुत शुक्रिया आपका तमाम बातचीत के लिए। आगे बढ़ेंगे। भोपाल से बड़ी खबर, संविदा स्वास्थ्य कर्मचारियों की हड़ताल जारी है। 12वें दिन भी हड़ताल लगातार जारी है। अभी तक संविदा स्वास्थ्य विभाग के अधिकारियों के साथ बैठकें कर्मचारी कर रहे हैं और जो बैठकें थी वो बेनतीजा ही रही हैं। हड़ताली कर्मचारियों की 2 टूक है, जब तक नियमितीकरण का आदेश नहीं मिलेगा तब तक हड़ताल उनकी जारी रहेगी। अपनी मांगों को लेकर पिछले 11 दिनों से हड़ताल पर हैं संविदा स्वास्थ्य कर्मचारी। मामा होश में आओ। मध्य प्रदेश के संविदा स्वास्थ्य कर्मचारी पिछले 12 दिन से हड़ताल पर हैं। उनकी एक मांग है कि नियमितीकरण किया जाए और यही कारण है कि आप देख सकते हैं कि भोपाल के जेपी अस्पताल में बड़ी संख्या में जो स्वास्थ्य कार्यकर्ता है वो हड़ताल पर हैं और जिस तरीके से वो ये बात कर रहे हैं कि सरकार के प्रतिनिधि उनके पास आए और बात करें, लेकिन इस पूरे 12 दिन में कोई भी अधिकारी या कर्मचारी या नेता उनके पास नहीं पहुंचा है और उनसे कोई बात नहीं हुई है। हालांकि स्वास्थ्य मंत्री जब यहां पहुंचे थे तो उनका घेराव भी इन लोगों के द्वारा किया गया था। उसके बाद जो है कुछ लोगों पर केस दर्ज किया गया, उनको जेल भी भेजा गया। कुछ जो हड़ताल पर जो कर्मचारी हैं वो हमारे साथ हैं, उनसे बात करेंगे। मैम, क्या कुछ मांग है जिसको लेकर आप लोग हड़ताल पर और सरकार की तरफ से क्या कोई पहल अब तक हो पाई? सर, हम लोगों की सिर्फ 2 ही मुख्य मांगे हैं। जो प्रथम मांग है वो तो नियमितीकरण की है। जितने हमारे 32,000 संविदा स्वास्थ्य कर्मचारी है एनएचएम के, उनको नियमितीकरण किया जाए उनका। और साथ में दूसरी जो मांग है वो ये है कि आउटसोर्स और जो निष्कासित साथी है इनकी बहाली की जाए, इनको भी नियमितीकरण का फायदा दिया जाए। और तीसरी एक मांग और इसके साथ जुड़ रही है कि जो हमारे साथियों को अरेस्ट किया गया था, तरह तरह की धाराएं लगाई गई हैं। कल रात को इनको रिहा कर दिया गया, बचे 8 साथियों को, लेकिन उनके ऊपर जो धाराएं लगाई गई है वो धाराएं अभी हटाई नहीं गई है। तो हमारी माननीय मुख्यमंत्री महोदय से यही विनती या गुजारिश है कि ये जो धाराएं लगाई गई है ये हटाई जाए, क्योंकि वो कोई आदतन अपराधी नहीं है, ना ही उन्होंने कोई क्राइम किया है। इसलिए हमारी एक ही रिक्वेस्ट है कि ये धाराएं हटाई जाए, हमें नियमितकरण किया जाए। और साथ में जो हमारे आउटसोर्स के संविदा साथी है और निष्कासित साथी है इनको वापस लिया जाए। क्या सरकार की तरफ से कोई पहल हुई, आपसे बातचीत हुई कोई अभी तक? सर, अभी तक ऐसा कुछ हुआ नहीं है। कुछ 2-3 मीटिंगें हुई है लेकिन कुछ पॉजिटिव रिजल्ट नहीं आया है और हम लोग तब तक नहीं उठेंगे जब तक कि हम लोगों को नियमितीकरण का आदेश हाथ में नहीं मिल जाता। तब तक ये हड़ताल अनिश्चितकालीन चलते रहेगी।
तो देखिए जो स्वास्थ्य कर्मचारी हैं वो सीधी तौर पर ये कह रहे हैं कि जब तक उनके नियमितीकरण का आदेश उनके हाथ में नहीं आ जाता है वो इसी तरीके से हड़ताल पर रहेंगे। ऐसे में अब सरकार के सामने बड़ी चुनौती है, क्योंकि जिस तरीके से कोविड की एक वेव की बात कही जा रही है और ऐसे में यदि प्रदेश के 32,000 स्वास्थ्य कर्मचारी हड़ताल पर रहेंगे तो स्थितियां बिगड़ सकती हैं। कैमरामैन दीपक कुमार के साथ शैलेंद्र सिंह, न्यूज 18 भोपाल। खबर इंदौर से है। कुख्यात अपराधी सलमान लाला का अवैध साम्राज्य ध्वस्त किया गया। नगर निगम और पुलिस प्रशासन ने संयुक्त कार्रवाई की। एमआईजी थाना क्षेत्र स्थित छोटी खजरानी इलाके में एंटी माफिया अभियान के तहत कार्रवाई हुई है। सलमान लाला के 5 अवैध निर्माणों को ध्वस्त किया है। आगरमालवा से खबर है, जहां मेघवाल समाज के जिलाध्यक्ष रमेश चंद्र वर्मा की हत्या का मामला है। प्रशासन ने भारी पुलिस बल की मौजूदगी में एक आरोपी का अवैध निर्माण गिरा दिया। सुसनेर के मैना रोड स्थित आवासीय योजना में बने व्यवसायिक निर्माण को नगर परिषद अमले ने ध्वस्त किया है। सुसनेर एसडीएम, तहसीलदार, थाना प्रभारी सहित बड़ी संख्या में पुलिस बल मौजूद था। इस वक्त वहीं गुना में कांजी हाउस में गायों की मौत पर बवाल हुआ। बजरंग दल कार्यकर्ताओं ने हंगामा किया। नगर पालिका गेट के सामने गायों के शवों के साथ प्रदर्शन किया है। भूख और प्यास से बेजुबान गायों की मौत का आरोप लग रहा है। गायों को समय से चारा और पानी नहीं देने के आरोप भी लोग लगा रहे हैं। मौके पर पहुंचे अधिकारियों को बजरंगियों को समझाने में जुटे हुए हैं अधिकारी। जो प्रदर्शन कर रहे थे लोग, उनको समझाने की कोशिश हो रही है। अनदेखी चल रही है इसमें और भूख से गाय मर रही है, क्योंकि जो घास है ना, जो भूसा है ना, बहुत मोटा भूसा है, ये खा रही गाय, भूखी गाय। आइए अब एक नजर 25 सेकंड में खबरों पर। पीएम मोदी से सीएम शिवराज ने की मुलाकात।